हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ और आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के मॉडल क्वेश्चन सेट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और साथ साथ में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर दो ताकि आपको फुल के फुल मार्क्स मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल क्वेश्चन पेपर को यहाँ 3 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे खंड की बात कर लें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो यहाँ आपको से 3 नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और तीसरे और अंतिम खंड में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ 2 क्वेश्चन आपसे 7 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिला के बात किया जाए तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके लिए 43 मार्क्स का होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का कि भारत में लिंग अनुपात घटने के क्या कारण हैं। इसके 2 कारण आपको बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले क्या कि किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। और भारत में लिंग अनुपात घटने के निम्न कारण हैं। पहले कारण में है भ्रूण हत्या, जिसमें लिखा गया है कि भारत में लिंग जांच कर जन्म से पहले भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, हालांकि यह कानूनन अपराध है। दूसरा कारण क्या है लिंग अनुपात घटने का? वह है सामाजिक सोच। समाज के लोग अभी भी शिशु के रूप में लड़के को ज़्यादा महत्ता देते हैं। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, जिसमें आपको प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है, दैट्स मीन कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रश्न में है भारत में लिंग अनुपात घटने के क्या कारण है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है पहले लिंग अनुपात के बारे में कि लिंग अनुपात क्या है कि 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। फिर भारत में जो लिंग अनुपात है उसके घटने के क्या कारण है वो लिख दिया गया। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन के आंसर देते हो तो आपको 2 में से 2 मार्क्स, यानी कि जो भी मार्क्स है कि क्वेश्चन है वो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा जल की गुणवत्ता में होने वाली कमी को जल प्रदूषण कहते हैं। और जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। पहला क्या है? उद्योग और घरों से निकलने वाले कचरे को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। दूसरा कारण क्या है? सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज के कारण, जैसे पानी में शव बहाना आदि के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। तीसरा प्रश्न है हमारा 2 नंबर का कि मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई हाई जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, वह प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको ज्ञात होगा कि मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और यहाँ सागर सम्राट जो मुंबई हाई का एक वेधन जहाज है जिसे पेट्रोलियम परिष्कृत किया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा द्वितीयक आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। तो आर्थिक क्रिया का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण कर नई वस्तुएं बनाई जाती है, उसे द्वितीयक क्षेत्रक या द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कपास से वस्त्र बनाना, आटा से बिस्किट बनाना। इसे एक औद्योगिक आर्थिक क्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी जितनी भी क्रियाएं होती है वो उद्योगों से संबंधित होती है, इसलिए इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया को औद्योगिक आर्थिक क्रिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा स्थानांतरी अथवा झूम कृषि का क्या अर्थ है। तो कृषि की वह पद्धति जिसमें स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है उसे भूमि झूम खेती कहते हैं। इसमें पहले पेड़ को काटा जाता है, उसे जला दिया जाता है, फिर वहां खेती करते हैं। उर्वरता क्षमता कम होने पर स्थान बदलकर खेती किया जाता है। झूम कृषि को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे श्रीलंका में से चेना, हिंदेशिया में से लदांग, रोडेशिया में मिल्पा, इन नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर का जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था आपसे। अगर फॉर्मूले की बात कर ले तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटे क्षेत्र का उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगला हमारा प्रश्न है प्रवास के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवास के मुख्य दो प्रकार निम्न हैं। पहला हो गया आंतरिक प्रवास, ऐसा प्रवास जिसमें लोग देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। ठीक है। और अगला प्रवास है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ऐसा प्रवास जिसमें लोग देश की सीमा पार कर दूसरे देश जाते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इस प्रकार से हमारे 2 नंबर के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं 3 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अब वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो मानव भूगोल क्या है, समझिएगा इसे। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम पृथ्वी और मनुष्य के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप इसे समझ लीजिए अच्छे से। मानव भूगोल भूगोल का वह क्षेत्र है जिसमें हम क्या करते हैं, हम गतिशील पृथ्वी और स्थिर मनुष्य के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें इसके अध्ययन क्षेत्र की, तो इसके बहुत सारे अध्ययन क्षेत्र हैं जिसमें से कुछ लिख भी दिया गया है, जैसे आर्थिक भूगोल। अब इसमें डिटेल से इसके बारे में आप लिख सकते हो। आर्थिक भूगोल में हम क्या करते हैं, भारत के आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य भी हो गए, जैसे नगरीय भूगोल, परिवहन भूगोल वगैरह वगैरह। तो आप कुछ के बारे में डिटेल से कुछ भी खुद से भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो नगरीय बस्ती जो है अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए गए जाने वाले कार्यों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जाता है। उसके निम्न वर्ग क्या हो गए, नगर, यहाँ की आबादी कम होती है, तुलनात्मक रूप से कम होती है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से निर्माण, खुदरा और थोक व्यापार में लगे होते हैं, यहाँ इसका मुख्य व्यवसाय होता है। दूसरा प्रकार जो है हमारा है वो है शहर। शहर नगरों से जनसंख्या के हिसाब से भी और आकार के हिसाब से भी बड़े होते हैं, यहाँ आर्थिक कार्य भी अधिक होता है। तीसरा जो है हमारा नगर का प्रकार वो है शहर। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। यह क्षेत्र अलग अलग नगरों या शहरों के मिल जाने से बनता है। लंदन, शिकागो, टोक्यो इसके उदाहरण हैं। शहर के उदाहरण कौन हो गए, लंदन, शिकागो, टोक्यो आदि। अगला जो हमारा नगर का प्रकार है वो है मिलियन सिटी। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो उसे मिलियन सिटी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मिलियन सिटी या मेट्रो सिटी हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। इन सब को मिलियन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अर्थात 1 मिलियन से अधिक है। अगला और अंतिम हमारा हो जाएगा नगर का प्रकार विश्व नगरी। इसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1957 में जिन गोटमैन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर ले। विश्व नगरी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन गोटमैन ने किया था। यह सनगरों का समूह होता है, जब बहुत सारे सनगर आपस में मिलते हैं तो विश्व नगरी का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन जो होता है, गुणात्मक परिवर्तन अर्थात अच्छे परिवर्तन, उसी को हम मानव विकास कहते हैं। इसके 4 प्रमुख स्तंभ या घटक कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है समता। समता यानी कि समानता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों के लिए समानता की व्यवस्था करना। सतत पोषणीय हमारा दूसरा घटक हो गया मानव विकास का। इसका अर्थ है कि संसाधन का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई कमी ना हो और प्रदूषण स्तर भी कम ना हो, मतलब प्रदूषण ज़्यादा ना फैले, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरा स्तंभ है इसका उत्पादकता। लोगों को समर्थ बनाकर मानव श्रम द्वारा उत्पादकता बढ़ाना। चौथा और अंतिम घटक है इसका सशक्तिकरण। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना ताकि वो सशक्त बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। अगला प्रश्न है हमारा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है क्या। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए किया जाता है।
इसकी तीन अवस्थाएं कुछ इस प्रकार से। पहले बात कर लें, ये संक्रमण सिद्धांत में क्या हम ज्ञात करते हैं, किसी क्षेत्र के जनसंख्या का वर्णन करते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि भविष्य में वहाँ की जनगणना जो है, जनसंख्या जो है वो किस प्रकार रहने वाला है, अधिक रहने वाला है या कम रहने वाला है, उसका हम पूर्वानुमान इसी सिद्धांत के आधार पे करते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होते हैं। यहाँ लोग अशिक्षित निम्न स्तरीय होते हैं, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। देखिए ये बात की गई है पुराने समय की। पुराने समय में लगभग आज से 200 साल पहले, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, दोनों अधिक थे, लोग अशिक्षित थे, निम्न स्तरीय थे, उस समय क्या होता, जनसंख्या वृद्धि जो दर थी वो धीमी थी। धीमे दर से जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान था। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जन्म दर उच्च हो जाता है और घटती हुई मृत्यु दर के साथ ये आता है दूसरी अवस्था। स्वास्थ्य संबंधी और स्वच्छता के में सुधार होता है और इस कारण जनसंख्या वृद्धि तेज हो जाती है। देखिए दूसरी अवस्था जो है वो पिछले कुछ दशकों से प्रारंभ हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है अब कम हो गई है, लोगों में स्वच्छता का सुधार हुआ है, जिस कारण क्या हुआ है कि मृत्यु दर जो है वो घट गई है। और मृत्यु दर घट गई है लेकिन जन्म दर वो समान रहा है, उच्च रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई है दूसरी अवस्था में। तीसरी और अंतिम अवस्था में क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है। लोग शिक्षित होते हैं, उन्हें तकनीक का ज्ञान होता है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है। देखिए तीसरी अवस्था जो है वो या तो अभी कह सकते हैं या आने वाले कुछ कुछ समय में कह सकते हो। लोगों को ज्ञात है कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसलिए लोगों, जो शिक्षित लोग हैं, उन्हें एक नियोजन की आवश्यकता है, एक प्लानिंग की आवश्यकता है कि जन्म दर अब कम करना होगा, जिसके कारण हाँ आप देख सकते हो कि आने वाले समय में क्या होगा, या तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है या फिर मंद गति से बढ़ती है। मंद गति से बढ़ने का मतलब क्या है कि स्पीड जो है जनसंख्या बढ़ने की वो धीमी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, नियतिवाद और संभववाद में क्या अंतर है। तो इसे समझ लेते हैं। नियतिवाद क्या है कि इस विचार के अनुरूप मनुष्य प्रकृति के परिवर्तनों को अपनाते हैं, इन्हें प्रकृति की देन मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। देखिए समझिएगा, ये भी समय है आदि मानव समय की, जिसमें क्या होता था, मनुष्य आ, अपने आसपास के जितने भी परिवर्तन होते थे उसे वो मानते थे कि प्रकृति का देन है, उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करते थे। प्रकृति में अगर किसी चीज की कमी होती तो वो भगवान की पूजा आराधना ये करते थे, लेकिन उसमें बदलाव नहीं करते थे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। इस विचारधारा में मनुष्य की आदिम अवस्था को दर्शाया गया है। रैटजेल, रीटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन हटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। ये सब जो भी नाम बताया गया है, रैटजेल, रीटर, हम्बोल्ट, हटिंगटन, ये सब सभी नियतिवाद के समर्थक हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें संभववाद। संभववाद क्या है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। इसमें मनुष्य का प्रकृति पर निर्भरता कम हो जाती है। परिवर्तन करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि नियतिवाद में लोग परिवर्तन नहीं करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अगर लोगों को फसल लगाना है और फसल के लिए उन्हें पानी की जरूरत है, तो वो सीधा सीधा वो वर्षा पे निर्भर होते थे। लेकिन संभववाद में क्या हुआ, संभववाद में लोगों को जब पता चला कि उन्हें बारिश की आवश्यकता होती है और बारिश जो है नियमित रूप से नहीं होती, तो उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था शुरू कर दी, अपने पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। पहले के लोग क्या होते थे, बारिश से बचने के लिए या तो पेड़ के नीचे या गुफाओं में छुपते थे, लेकिन संभववाद के में लोगों ने इस पर्यावरण में परिवर्तन किया, अपने आप को अनुकूल ढाला, उन्हें छाता, रेनकोट, इन सब चीज़ों का आविष्कार किया। तो इस प्रकार से संभववाद और नियतिवाद दोनों में अंतर है। नियतिवाद के लोग क्या होते थे, परिवर्तन के मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। संभववाद में लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बात करें तो विडाल डी लाब्लास तथा लूशियन फैब्रे इस विचारधारा यानी कि संभववाद विचारधारा के प्रमुख आ, समर्थक हैं, उन्हें मानने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
ये जो है 40वां प्रश्न, ये हमारे लिए ये 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के अ, आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण करें। तो देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ है आंसर। वर्षा जल को किसी माध्यम के द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ की जलवायु मानसूनी है, जिस कारण यहाँ वर्षा अनियमित होती है। भारत में वर्षा का वितरण भी एक समान नहीं है। भारत के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, मेघालय में अधिक वर्षा होती है, किंतु कुछ राज्य जैसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। ऐसे में वर्षा जल संग्रहण आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ क्या कि वर्षा जल संग्रहण हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पे क्या होती है, नियमित बारिश नहीं होती और इसका वितरण भी जो है वो समान नहीं है। भारत में वर्षा जल संग्रहण की अलग अलग विधियां हैं। राजस्थान में खादिन या वर्षा जल संग्रहण को छत द्वारा संग्रहित किया जाता है। यहाँ वर्षा जल को छतों से पाइप के माध्यम से टैंकों में जमा करा जाता है, फिर इस जल का विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला आगे है क्या, वर्षा का अधिकतर पानी बह जाता है, इसलिए हमें वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इससे हम जल की कमी को दूर कुछ हद तक दूर कर सकते हैं और भूमि के में जल के स्तर यानी कि सार्वभौम स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर जल जमाव किया जाए तो उससे क्या होगा, जल के अंदर जो सार्वभौम जल स्तर है वो भी बढ़ा रहेगा। ठीक है, जो दिन पर दिन घटते जा रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखें और इसी के अथवा में है, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। हालांकि भारत देश जो है हर प्रकार के खनिजों से परिपूर्ण है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, अभ्रक, कोयला, प्राकृतिक गैस, सभी प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है, मतलब और भी देश हैं लेकिन भारत भी जो है वो खनिजों से परिपूर्ण है। यहाँ खनिज संपदा का अपार भंडार है। ठीक है, फिर भी फिर भी भारत की बढ़ती जनसंख्या, यहाँ ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, यहाँ तो क्या बोलते हैं, खनिजों का भंडार है, फिर भी क्या है, भारत की जो बढ़ती जनसंख्या है और खनिजों के बढ़ते इस्तेमाल हैं, उसके कारण जो है इसके समाप्त होने का खतरा है। खनिजों के समाप्त होने का खतरा है और अगर हम खनिजों का इसी प्रकार इस्तेमाल करते रहें तो जल्द ही ये समाप्त हो सकते हैं बिल्कुल। तब ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि इसके संरक्षण की, इसलिए आवश्यकता क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है हमें। खनिजों के संरक्षण के निम्न उपाय हो सकते हैं, कुछ उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। क्या उपाय है, ध्यान से सुनिए। खनिजों का विवेकपूर्ण तरीके से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल हमें खनिजों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा क्या उपाय है इसे संरक्षित करने का, कुछ खनिजों के निर्माण लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए हमें उनके निर्माण के लिए समय देना चाहिए। बिल्कुल हमें कुछ पता है कि बहुत सारे खनिज हैं जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो उसके निर्माण के लिए हमें समय देना चाहिए, मतलब उसका इस्तेमाल करके हमें कुछ समय तक उसे छोड़ देना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे उसे फिर से बनने में समय मिल सके। अगला टॉपिक है हमारा क्या कि हमें गैर परंपरागत अथवा नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अर्थात हमें इन स्रोतों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो समाप्त होने वाले नहीं हैं, ये असमाप्य हैं। तो हमें कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के स्थान पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। और अंतिम टॉपिक है हमारा, खनिजों की कम खपत के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए, ताकि खनिज जो है वो भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके और हमारे आने वाले पीढ़ी जो है इसका इस्तेमाल कर सके। तो ये रहा आपके 40 के 40 प्रश्न। आप इस प्रकार से लिखोगे, कुछ पॉइंट्स में कुछ कम मतलब कुछ क्वेश्चन के लिए कम पॉइंट्स लिखे गए, तो आप कोशिश करें कि हर क्वेश्चन के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखें, ताकि आपको पूरे से पूरे मार्क्स मार्क्स मिल सकें। तो इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चन खत्म होता है और आज का वीडियो हम इसी क्वेश्चन के समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।